हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। तो बच्चे, केमिस्ट्री का कम, बायोलॉजी का ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन है। मतलब आप समझ गए होंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो ये बायोलॉजी के बच्चों के लिए बड़ा आसान होता है, थोड़ा मैथ वाले बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, बट कोई गल नहीं। आज हम पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, 2-2 मार्क्स के, और 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ओवरऑल अगर देखें तो 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो 2-2 नंबर के हिसाब से यहाँ क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, तो मैं 5 से 6 टॉपिक आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये 5 से 6 टॉपिक आप परफेक्ट तरीके से कर लेना। उसके बाद 3 टॉपिक और बचे जो अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। आपको डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस बताना है। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा 12th वाले मैथ के बच्चे थोड़ा सा फंसते हैं। उनको थोड़ा नाम से ही बायो का है तो बायो का है, तो वो सोच के कारण ही उनको टफ लगता, बट है बहुत आसान, सबके लिए आसान है। तो आपने 10th क्लास में तो पढ़ा ही है, 9th में पढ़ा है डीएनए के बारे में। तो डीएनए क्या है भाई? डीएनए आप अगर देखोगे तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स होता है। आरएनए का क्या होता है भाई? ये सिंगल स्ट्रैंड होता है ना। तो हम आरएनए को ऐसा करके बना सकते हैं, है ना। ये अलग अलग स्ट्रक्चर शो करता है ऐसे, है ना। तो कह सकते हैं कि जो डीएनए है, इट इज डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर in which 2 strands are coiled spirally in opposite direction। आप देखोगे तो डीएनए आपको एक एक्सिस के ऊपर स्पायरलिंग होते हुए दिखाई देगा, ये जो एक दूसरे के अपोजिट में होगा। ये हेलिक्स होते हैं, तो 2 हेलिक्स आपस में स्पायरलिंग करते हैं, तो इसका डीएनए डबल हेलिक्स होता है। मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है, और जो आरएनए होता है वो सिंगल अल्फा हेलिक्स होता है ना। ये तो हो गई इसके स्ट्रक्चर वाली बात, दोनों में क्या डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 2 कि इसका जो शुगर है, याद रखिएगा, इसका शुगर जो है बीटा डी डीऑक्सीराइबोज है। मतलब 5 कार्बन वाली शुगर है, और इस 5 कार्बन की शुगर चेन में आपको जो 2 नंबर की पोजीशन पे जो OH ग्रुप लगा हुआ होता है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए इसको डीऑक्सी बोला गया। तो नाम है, मतलब इसमें शुगर जो प्रेजेंट होगी वो बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज वाली होगी। और इसमें जो शुगर होगी 5 कार्बन वाली शुगर होती है, ये बीटा डी राइबोज है। ये जो 2 डीऑक्सी लिखा, मतलब इसका अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ये इस तरीके का होगा। तो ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन। तो 2 पोजीशन पर OH लगा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। मतलब यहां पर कौन लगा होता है? 2 नंबर पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए बोले डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। इसमें OH लगा हुआ होता है इसमें, इसलिए ये डी राइबोज होगा। चलो, इतनी बात समझ गए। इसमें जो डीएनए होता है, इसमें जो नाइट्रोजिनस बेस होता है, कौन बेटा? नाइट्रोजिनस। वो नाइट्रोजिनस 4 टाइप के होते हैं, मोस्टली 2 टाइप के होते हैं। प्यूरिन होता है, एक पायरिमिडीन होता है। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, और पायरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन आते हैं। तो बच्चे, यहां पर जो डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। मतलब 4 नाइट्रोजनस बेस होता है। बट अगर हम आरएनए में बात करें तो वो ही प्यूरिन और पायरिमिडीन होता है। जैसे यहाँ एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन है, तो एडेनिन, ग्वानिन। यहाँ पायरिमिडीन में देखो साइटोसिन और थाइमिन है, बट ये साइटोसिन और यूरेसिल है। मतलब आप अगर देखोगे तो यहाँ थाइमिन है, लेकिन इसमें यूरेसिल है। बस ये डिफरेंस है। इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है, जो कि पायरिडिन का नाइट्रोजन बेस है, वो थाइमिन डीएनए में होता है, लेकिन आरएनए में यूरेसिल होता है। ये एक डिफरेंस है। तो डिफरेंस नंबर 3। 4th क्या है भाई?
यहां पर ये जो डीएनए होता है एक्चुअली में सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जैसे ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, तो यहां पर डीएनए होगा। तो इट ऑकर मेनली इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल के न्यूक्लियस में होने संभावना है, मतलब होता ही है, संभावना क्या। लेकिन यहां पर ये साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म कहां होता है, जैसे ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, तो यहां पर साइटोप्लाज्म होता है। तो आरएनए कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है बच्चे। लास्ट पॉइंट, ये जो डीएनए होता है इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन फॉर हेरिडिटी कैरेक्टर्स। पेरेंट्स के कैरेक्टर्स उसके आने वाली जनरेशन में कौन लेके जाता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो डीएनए होता है। भाई डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने का काम करता है। लेकिन आरएनए ऐसा नहीं करता है। आरएनए तो इसी जनरेशन में रहता है, अगली जनरेशन में जाता ही नहीं है, अगली जनरेशन में नया बनता है। तो इसका काम क्या है, तो ये केवल उसी जनरेशन में, जैसे हम हैं तो हमारी बॉडी में अभी प्रोटीन बनाने का काम इसी के द्वारा होता है। तो इट इज हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये 4-5 पॉइंट आप अच्छे से कर लेना, यह इंपॉर्टेंट है डीएनए और आरएनए का डिफरेंस बिटवीन। अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, इसको अच्छे से कर लेना। ओके, प्रोटीन। भाई यहां पर जो प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन है, दोनों प्रोटीन के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। इस फाइब्रस प्रोटीन को याद रखना, फाइब्रस प्रोटीन को कोलेजन भी बोलते हैं, और जैसे ग्लोबुलर को मायोग्लोबिन बोलते हैं। तो बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन की। तो भाई ये मॉलिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये लॉन्ग थीन लेयर होते हैं, मतलब ये ऐसे होते हैं जो आपस में ऐसे साइड बाय साइड जुड़े हुए होते हैं और फाइबर्स के फॉर्म में होता है। ओके, ये कैसे होते हैं, फोल्डेड होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, ऐसे फोल्डेड होते हैं 3D शेप में, स्पैरिकल फोल्डेड होंगे और स्पैरिकल 3D फेज होगी इसकी, किसकी, ग्लोबुलर प्रोटीन की। ओके, ये एक लॉन्ग थीन होंगे, पतले होंगे और लंबे होंगे चेन फॉर्म, ये फोल्डेड होंगे 3D स्पैरिकल। अगर मैं फाइब्रस प्रोटीन के बारे में बोलूं तो जैसे फाइब्रस प्रोटीन में कोलेजन है, कैरेटीन है एंड मायोसिन है। मायोसिन है भाई। तो ये जो प्रोटीन है, कोलेजन का प्रोटीन जो होगा वो हमारी स्किन में और हमारी बोन में होता है, स्किन और बोन बनाने का काम करता, सीधी सी बात है। कैरेटीन है हमारे हेयर और सिल्क या वुल के अंदर होता है, मतलब वुल और सिल्क, और अगर हेयर की बात करें तो उसमें कैरेटीन प्रेजेंट है। तो कैरेटीन की कमी से हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, है ना, या हेयर फॉल होने लगते हैं। वहीं पर मायोसिन करके प्रोटीन जो कि फाइब्रस प्रोटीन है, वो हमारी मसल्स में होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, मसल्स में। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये हमारे हीमोग्लोबिन, मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन सेल है उसमें प्रेजेंट होता है, और इंसुलिन बनाता है जो कि 51 अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। ये एंजाइम में प्रेजेंट होता है, हमारे एंजाइम जो कि क्या है, एक कैटलिस्ट का काम करते हैं एंजाइम। तो वो है ग्लोबुलर प्रोटीन। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। कौन, फाइब्रस प्रोटीन। भाई पानी में नहीं घुलते हैं। जैसे आपने देखा हो हमारे नेल है, बोन है ना, हेयर है, इनको पानी में डिजोल्व करोगे तो ये डिजोल्व नहीं होते हैं। तो ये इंसॉल्युबल होते हैं पानी में, बट याद रखिएगा ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। कौन, ग्लोबुलर प्रोटीन, ये पानी में डिजोल्व होते हैं। ओके बच्चे, क्या रोल होता है भाई, फाइब्रस प्रोटीन का क्या काम है, तो कोलेजन इन बोन एंड कार्टिलेज, बोन को और कार्टिलेज को बनाता है। कैरेटीन में की बात करें तो कैरेटीन हमारे फिंगरनेल और हेयर में प्रेजेंट होता है ना। कैरेटीन के कारण हमारे नेल और हेयर, है ना, ग्रो करते हैं भाई, इनकी लेंथ इसलिए बढ़ती है। इसकी कमी तो इनकी लेंथ भी नहीं बढ़ती है, हेयर फॉल होने लगता है, नाखून भी बढ़ते नहीं हैं। चलो उसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एंजाइम सभी
ऑर्गेनिज्म में एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंजाइम के द्वारा क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल में ब्रेक डाउन किया जाता है एक्चुअली में। तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन में होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन एंटीबॉडीज जो मैमल्स होते हैं उनकी एंटीबॉडीज में और प्लाज्मा प्रोटीन में ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो ये मैंने आपको बिटवीन बता दिया फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। डीनेचुरेशन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये मैं जितने भी टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं बहुत अच्छे से कर लेना। ये भी आईएमपी है भाई, इसको भी अच्छे से कर लेना। पहले मैं बता देता हूं डीनेचुरेशन प्रोटीन क्या है, सुन ले पहले फटा। तो हम डीनेचुरेशन प्रोटीन बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो बताते थे जब प्रोटीन इन नेटिव फॉर्म, भाई डीएनए के बाद हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन डीनेचुरेशन प्रोटीन वो होता है, आपने प्रोटीन पढ़ा, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है, क्वाटरनरी प्रोटीन होते हैं। ओके, तो नेटिव प्रोटीन जो होते हैं ये वो प्रोटीन होते हैं यदि इनमें क्या कर दे, इनके फॉर्म में चेंजेस कर दें। अब वो चेंजेस कैसे करें, देखो भाई, सच एज चेंज, यदि टेम्परेचर बढ़ा दें या फिर उसका पीएच वैल्यू चेंज कर दें या उसमें केमिकल रिएक्शन करवा दें या उसका हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दें, डिस्टर्ब कर दें, तो वो जैसा फोल्डेड होता है, मान लो ये नेटिव प्रोटीन है, ये इस प्रकार से नेटिव प्रोटीन है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है। अगर हम क्या कर दें, इसका टेम्परेचर बढ़ा दें या फिर इसका पीएच वैल्यू चेंज कर दें या इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दें, ऐसा कुछ भी करेंगे तो ये सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रोटीन को जो कि कॉम्प्लेक्स, याद रखना कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट करना, ऐसे प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स होकर सिंपल में कन्वर्ट हो जाए उसको हम बोलेंगे क्या, डीनेचुरेशन प्रोटीन। याद रखना ये कॉइल्ड है भैया, एम नहीं है ये ना, एम नहीं है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि एक ऐसा प्रोटीन जो कि 3D कॉम्प्लिकेट क्वाटरनरी प्रोटीन है जिसका टेम्परेचर चेंज कर दे, पीएच वैल्यू चेंज कर दे, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दे और वो अनफोल्ड होके कॉइल्ड में से वो सिंगल प्रोटीन के फॉर्म में आ जाए, ऐसे प्रोटीन जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हम डीनेचुरेशन प्रोटीन बोलते हैं। कौन सा प्रोटीन बोलते हैं बेटा, डीनेचुरेशन प्रोटीन बोलते हैं। मैं एक बात बता देता हूं, सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी प्रोटीन डीनेचुरेशन प्रोटीन होते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेट होते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर हम इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ के इनको सिंपल में कन्वर्ट कर दे तो ये सभी प्रोटीन कौन से हो गए, डीनेचुरेशन। तो सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी प्रोटीन इज अ डीनेचुरेशन प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन कभी डीनेचुरेशन प्रोटीन नहीं हो सकता है क्योंकि उनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, वो सिंपल होते हैं। ओके, तो ये हो गया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल में कर्डिंग ऑफ मिल्क है ना, दूध का दही में बनना, यस या नो। चलो ये तो हो गया डीनेचुरेशन प्रोटीन। अगले टॉपिक पे चलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, मेंशन देयर टू इंपॉर्टेंस फंक्शन। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, न्यूक्लियोप्रोटीन किसको बोलते हैं भाई, न्यूक्लियोप्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन नहीं बोले, न्यूक्लिक एसिड। ये आपको याद होना चाहिए कि जो डीएनए होता है ना उसी को तो बोलते हैं हम न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड आर बायोमॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन द न्यूक्लिक ऑफ ऑल लिविंग सेल इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या बोला भैया, न्यूक्लिक एसिड एक बायोमॉलिक्यूल से है जो कि कहाँ होता है, किसी भी लिविंग सेल के न्यूक्लियाई के फॉर्म में, मतलब न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस में होता है। कौन, डीएनए। सेल के न्यूक्लियस में कौन होता है, डीएनए। वो किस फॉर्म में होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन के फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा उसको, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। इसका काम तो भाई डीएनए का काम बता दो, अभी बताया डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्म या ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इफेक्ट फ्रॉम
वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब डीएनए वो न्यूक्लिक एसिड है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन के लिए, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को लेके जाने का काम करता है। तो पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरा क्या है भाई, डीएनए एंड आरएनए आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल प्रोटीन एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो एसेंशियल प्रोटीन हैं उनका सिंथेसाइज इन्हीं के द्वारा होता है। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि भैया आरएनए 20 अमीनो एसिड को जोड़कर एक मोल प्रोटीन बना देता है। तो 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन में, तो 20 अमीनो एसिड कौन लेके आता है, कौन बाइंड करता है, वो आरएनए। तो आरएनए प्रोटीन बनाता है, लेकिन आरएनए किससे बना है? डीएनए से। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के रूप में अगर काम करता है तो डीएनए आरएनए है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड आवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, इन सब के लिए प्रोटीन जरूरी है और प्रोटीन बनाने का काम डीएनए और आरएनए का है। ये न्यूक्लिक एसिड का काम हो गए, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चलो उसके बाद अमीनो एसिड की बात करते हैं। अमीनो एसिड क्या है? अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, है ना। तो याद रखिए, आपको अल्फा अमीनो एसिड के बारे में पता। जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन पर याद रखिएगा ये NH2 ग्रुप लगा है। यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर R ग्रुप लगा है, यहां पर H लगा है, COOH। इतनी बात ध्यान से समझना। ये भैया अमीनो एसिड है। अगर आप यहां ध्यान से इसको देखोगे तो एक फंक्शनल ग्रुप ये है, एक फंक्शनल ग्रुप ये है, ये अल्काइल ग्रुप है। तो आप यहां लिख सकते हो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा। ओके, ये अल्काइल है, अल्काइल ग्रुप है, और ये अमाइड ग्रुप है। ओके बेटा, तो जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा उसको अल्फा कार्बन, तो ये कौन सा अमीनो एसिड हुआ? अल्फा अमीनो एसिड। तो देखो क्या लिखा, अमीनो एसिड किसको बोलते हैं? दोज कंपाउंड whose molecules contain both the carboxylic acid and amino group। ये अमीनो ग्रुप है, इसको अमीनो ग्रुप भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लो अमीनो ग्रुप। तो जब अमीनो ग्रुप लगा हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो उसको बोलते हैं अमीनो एसिड। तो ये अल्फा अमीनो एसिड है। कौन सा अमीनो एसिड बेटा? अल्फा अमीनो एसिड। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हम अमीनो एसिड के बाद बात करते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो भाई पेप्टाइड लिंकेज क्या है, तो अभी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अभी अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर मैं ये बोलूं कि जैसे मान लिया जाए ये कार्बन है ना, यहां पर R लगा हुआ है, यहां पर NH2 लगा है, ठीक है। इसी तरीके से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एक अमीनो एसिड। अगला अमीनो एसिड AH2 है, N है, ठीक है, ये कार्बन है, या R है, COOH है। तो आप देखो ना, यहां से ये क्या हो जाए, यहां से ये क्या हो जाए बच्चे, ध्यान से समझना, वाटर निकल जाए, NH और इसका एक H। तो यहां से क्या हो, वाटर निकल जाए और ये आपस में जुड़ जाए। तो ये यहां पर क्या होगा, याद रखना, एक अमीनो एसिड, एक अमीनो, जैसे ये एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड ये, एक अमीनो एसिड ये है ना, ऐसा लिख दो इसको। एक अमीनो एसिड ये है, एक अमीनो एसिड ये है। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे, है ना, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे। इतनी बात ध्यान समझ लेना, ये ऐसे बहुत सारे। तो ये अगला अमीनो एसिड। तो जब इन अमीनो एसिड के बीच में याद रखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, मतलब आपस में जुड़ जाए, मैं यूं कह सकता हूं कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ेगा, दूसरा अमीनो एसिड तीसरा अमीनो, तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड।
क्या बोलेंगे बेटा? पेप्टाइड, या इनको पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। यहां से वाटर निकलेगा, यहां से भी वाटर निकलेगा, यहां से भी वाटर निकलेगा, तो ये बना लेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। क्या लिखा? अ पेप्टाइड लिंकेज इज अमाइड, याद रखिएगा, लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड अमीनो ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप। इन दोनों के बीच से क्या निकल जाए? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, तो एक बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड, और ये आपस में जुड़कर पेप्टाइड चेन बना लेते हैं। तो 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाता है इस तरीके। ऐसे बहुत सारे 20 अमीनो एसिड है मतलब ये, तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो पॉलीपेप्टाइड किसको बोलते हैं? एक अमीनो एसिड की चेन में 20 अमीनो एसिड की चेन आपस में जब बनती है तो हर अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या पेप्टाइड लिंकेज होता है, और एक चेन बन जाती है, तो उसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, और ये जो चेन कहलाएगी पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाएगी, अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन। आ गया पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, पेप्टाइड लिंकेज के बारे में, और पॉलीपेप्टाइड के बारे में। पॉली का मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड। चलो उसके बाद हम ज्विटर आयन की बात करते हैं। किसकी बात बेटा? ज्विटर आयन। तो अमीनो एसिड क्या है? देखो ये अमीनो एसिड है, यह एसिडिक नेचर है, यह अभी एसिडिक नेचर है भाई। अब देखो अगर मैं पानी में डिसॉल्व करूं, क्या लिखा? देखो ज्विटर आयन किसको बोलते हैं? इन एक्वस सॉल्यूशन अमीनो एसिड, जब अमीनो एसिड, ये कौन है भाई? ये अमीनो एसिड, कौन सा? अल्फा अमीनो एसिड। जब इसको पानी में डिसॉल्व करें, तो देखो पानी में डिसॉल्व करें तो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो डाइपोलर क्रिएट हो जाए, ये बन गया डाइपोलर। तो जब अमीनो एसिड डाइपोलर कैरेक्टर शो करने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या लिखा भाई? इन एक्वस सॉल्यूशन, जब एक्वस सॉल्यूशन में अमीनो एसिड को डिसॉल्व करें और वो आयनिक हो जाए, डाइपोलर क्रिएशन होगा, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो उसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। आ गई बात समझ में? बहुत सिंपल है ज्विटर आयन, इतनी डेफिनेशन लिखना और ये एग्जाम्पल लिखना, ठीक है। उसके बाद ज्विटर आयन के बाद मैं आपको बता देता हूं 3 टॉपिक और है, विटामिन्स, हार्मोन्स, और क्या बचा? एक और टॉपिक कोई छूट रहा है, डिफिशियंसी। तो ये आपको मैं विटामिन, हार्मोन्स और डिफिशियंसी, ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। वो छोटा सा होगा, 3 टॉपिक हमारे, बाकी मैंने यहाँ टॉपिक बता दिए। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट को जरूर पढ़ लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, कौन सा? मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। एक बार इनको पढ़ लेना है, ओके। तो ये आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जस्ट अगले दिन आपको बायोमोल के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक और मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको करो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिले, ओके। थैंक यू।